मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब आज आपसे 2 स्टोरीज़ डिस्कस करनी है। एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है वो जो अमेरिका में इस वक़्त हॉट जिसे जिसे कहते हैं ना सेलिंग केक है और वो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प आपके बॉस आपने उनके साथ बड़ा काम किया हुआ है। वो उनके घर एफबीआई ने जो एक छापा मारा और सुना है कि वो बहुत सारा रिकॉर्ड लेके चले गए और नेशनल आर्काइव के पास वो रिकॉर्ड जाना चाहिए था। और दूसरा एक आपसे ये भी डिस्कस करना है कि इमरान खान साहब वैसे तो अमेरिका को गालियाँ देते हैं लेकिन अमेरिकी सफ़ीर से वीडियो पे व्हाट्सएप पे बातें भी करते हैं। लेकिन पहले हम डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हवाले से बात करना चाहते हैं। एफबीआई ने क्यों छापा मारा डोनाल्ड ट्रम्प साहब के घर में? क्या वो पॉपुलर हो रहे हैं? बाइडेन साहब टफ टाइम दे रहे हैं उनको या कि वो वाक़ई कोई जो स्टेट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले गए थे? आप इसको किस तरह देखते हैं? चीमा साहब, इसका मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना चाहता हूँ। नेशनल आर्काइव है वो, उसके बारे में भी बात करता हूँ। और आज आपने बिल्कुल सही फरमाया है, वॉशिंगटन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी और पूरा अमेरिका जो है वो बड़ा टेंस है इस मामले में, और कंट्री पहले से ज्यादा मजीद डिवाइडेड हो चुका है। मैं उसके पहले तो नेशनल आर्काइव के बारे में बात करना चाहूंगा कि एक तो चीज है, जो व्हाइट हाउस में जो कम्युनिकेशन होती है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस होती है, उसको पब्लिक रिकॉर्ड समझा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ द नेशन समझा जाता है। और उनमें से जो नेशनल आर्काइव में चीजें जाती हैं, यही समझ लें कि दैट इज अ नेशनल स्टोरेज, और वहां पे वो स्टोर की जाती हैं। और नेशनल सीक्रेट जो होते हैं उनको कुछ सालों के बाद अगर सेफ हो तो उनको रिलीज किया जाता है। ये बैकग्राउंड है नेशनल आर्काइव। अब उसमें ये होता है कि जब भी अमेरिकन सदूर जो एक्स प्रेसिडेंट होते हैं, जब वो जाते हैं व्हाइट हाउस को छोड़कर, वो अपनी चीजें साथ ले जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी पर्सनल जो अगर उनके आइटम हो या कोई ऐसी चीजें हो, उसके बाद सॉर्ट आउट करने के बाद कुछ अरसे बाद वो चीजें नेशनल आर्काइव को भेज देते हैं। ये दिस इज व्हाट द ट्रेडिशन इज। अब जो पिछले कई जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में हिस्ट्री मौजूद है कि ओबामा 7 चीजें ले गए थे और बाद में नेशनल आर्काइव को दी। जॉर्ज बुश जूनियर थे, वो भी चीजें साथ ले गए थे, उन्होंने भी चीजें बाद में दी। इस डोनाल्ड ट्रंप के मामले में भी ये कम्युनिकेट उन लोग एजेंसियों से कर रहे थे। ही वॉज इन कम्युनिकेट विद नेशनल आर्काइव्स एज वेल। अब देखते हैं कि व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त, डोनाल्ड ट्रंप इज द पार्टी। कहते तो है ना, डोनाल्ड ट्रंप इज रिप्रेजेंटिंग रिपब्लिकन पार्टी, बट डोनाल्ड ट्रंप इज द पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन हिज पॉपुलैरिटी एट द मोमेंट। अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं है तो पार्टी इंतशार का शिकार है, पार्टी के पास कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। पार्टी वॉज हैविंग एन इशू, many issues, matter of fact, before the Donald Trump came on the horizon of Republican Party. इन्होंने आके पार्टी को यूनाइट किया, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग जो अपने स्टैंड्स लिए। कई ऐसी चीजें थी जो कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थी। बॉर्डर पे दीवार बनाना था, एक इंप्रेशन ये दिया गया कि ही इज टिल्टिंग टुवर्ड्स द नेशनल सुप्रीमिस्ट्स, ही इज अगेंस्ट इस्लामिक मुस्लिम इमिग्रेशन, he took many things and लेकिन उसकी उनकी बेस, वाहिद प्रेसिडेंट थे जिनकी बेस उनके साथ इंटैक्ट थी और आज भी है। अब जो नेशनल, जब इस वक्त सर्वे किए जाते हैं, हर सर्वे के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के सर्वे में ही इज अ विनेबल कैंडिडेट। और दूसरी तरफ पैनिक ये है कि बाइडन, एक तो उनकी एज, उनकी सेहत जो है, मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज से 3 दिन पहले सेनेटर चक शूमर आए, उन्होंने व्हाइट हाउस में किसी इवेंट में शमूलियत इख्तियार करनी थी, तो जो बाइडन है वो उनके साथ प्रॉपर शेक हैंड ही नहीं कर सके अपनी एज की वजह से। उनका इस वक्त सबसे ज्यादा इशू उनके हैंडलर्स का ये होता है कि जब वो किसी दौरे में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, गिर ना जाए या फिर कोई ऐसी चीज ना बोल दें जो कि नेशनल एम्बेरसमेंट हो। तो इस वक्त डेमोक्रेट, और दूसरा यहां पे ये समझा जा रहा है, समझा भी नहीं जा रहा बल्कि ये ऑलमोस्ट अंडरस्टूड है कि बराक ओबामा की 3rd टर्म जा रही है, उनके जितने एडवाइजर थे दे आर कॉलिंग द शॉट्स। अब उन्हें नजर आ रहा है, एक तो हाउस उनके हाथों से निकल रहा है बिल्कुल मिड टर्म इलेक्शंस में, दैट इज गारंटीड। ऑलमोस्ट 20 से 25 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन आ रहे हैं और मेजॉरिटी उसमें वो कैंडिडेट जीते हैं जिनको ट्रंप साहब ने इंडोर्स किया था। अब जब इनको नजर आ रहा है कि 2024 में
Republican candidate, and most likely Donald Trump will be the next candidate against anybody who comes from Democrat Party. और उसकी विक्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट गारंटीड है 2024 में. दिस इज द एक्सपेक्टेशंस. अब उस चीज को काउंटर करने के लिए, और अच्छा, इन हाउस जो यहाँ पे इन द कंट्री इश्यूज हैं, वो इन्फ्लेशन सबसे बड़ा है. दूसरा सप्लाई चेन का टूटना, वो भी इन्फ्लेशन से रिलेटेड है. तीसरा, डॉलर जो है वो कई मार्केट्स में नीचे जा रहा है. जिस तरह रशिया, मैं आप मिसाल देना चाहूंगा, यूक्रेन की वार में रशिया की इकोनॉमी और जो उनका रूबल है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग करेंसी. परफॉर्मेंस में इट वाज द टॉप 3-4 में रूबल उनकी करेंसी आई है. जिस तरीके से इन्होंने सोचा था हम एम्बार्गो लगाएंगे, उनके तेल पे सैंक्शंस लगाएंगे, वो कामयाब नहीं रहा क्योंकि दे फॉरेन पॉलिसी कमजोर है. भारत उनसे तेल ले रहा है, बल्कि तेल लेकर रिफाइन करके आगे बेच रहा है. बल्कि सऊदी अरेबिया इज टॉकिंग टू देम टू डिस्काउंटेड प्राइसेस पे तेल लिया जाए उनसे. अब वहां पे एम्बेरसमेंट, इन हमारे यूरोपियन एलाइज जिनको कभी आज से सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बचाया था विद द मार्शल प्लान, और प्रैक्टिकली फिजिकली गेट इन्वॉल्व्ड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, आज वही एलाइज टॉकिंग टू रशिया देमसेल्फ, क्योंकि रशिया उनको चोक करने के इरादे रखता है गैस पाइपलाइन बंद करके. वहां तक, यहां तक खबरें आ रही हैं कि यूरोप में गैस की राशनिंग शुरू हो चुकी है और सर्दियों में गैस विल गो बैड, वेरी बैड, सीरियसली बैड. तो इन सर्कमस्टांसेस में जब यूरोपियन एलाइज रशिया से खुद डायलॉग कर रहे हैं, इन्होंने सऊदी अरेबिया का ट्रिप लगाया. सऊदीज अमेरिका के एलाइज हैं, उन्होंने तेल की प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकार किया. फ्लेवर वहां से लेकर आए. इन्होंने पॉलिटिकल ऑक्सीजन लेने की कोशिश ताइवान से की, उसमें किसी हद तक कामयाब थे, लेकिन वहां पे भी एक नाइटमेयर शुरू हो चुका है. ताइवान का घेरा है. चाइना की संडे तक चलनी थी वहां पे एक्सरसाइजेस, बट दे हैव डिलेड इट. दे आर केप्ट डूइंग इट. लाइव एमिनेशन पर डे तकरीबन एवरेज 50 से 70 फ्लाइट्स ताइवान की डेली बेसिस पे कैंसिल हो चुकी हैं. उन्होंने सीज कर दिया है चाइनीज को. और यहां पे खबरों में ये आ रहा है, if the same situation goes on, China will take over Taiwan within 2 years. यहां पे ये खबर है. इन सर्कमस्टांसेस में अब गवर्नमेंट जो है नर्वस है, कंफ्यूज है, और उसके बाद ये है कि डेस्परेशन है और पैनिक हो चुके हैं. अब उन्हें नजर ये आ रहा है, जब अपनी डिफीट और 2024 में हर चीज हाथों से निकलती नजर आती है, तो ये एक चीज बैक बर्नर पर पड़ी हुई थी, उन्हें उसको फ्रंट पे लाया गया. और अब ना सिर्फ मारा लागो जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रेजिडेंस है इस वक्त फ्लोरिडा में, बल्कि कल जो है उनको न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में भी पेश हुए और बड़े सख्त सवालात का सामना करना पड़ा, जहां डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना राइट एक्सरसाइज किया 5th अमेंडमेंट का कि आई विल नॉट आंसर. उसके भी कई प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम अ नेम ऑफ हॉरर, नेम ऑफ अ फियर. लिखा जा चुका है कि इफ Donald Trump becomes the candidate in 2024, he will win the election with a huge mandate, with a big वो कहते हैं popular vote भी जीतेंगे और doctoral vote भी जीतेंगे. और इसी की वजह से ये जो मारालागो में किया गया, यहां तक कल रात तक मैं जो अभी कुछ घंटों तक देख रहा था, प्रोसीजर है, क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, प्रोसीजर है कि जब आप जाते हैं एफबीआई या कोई भी एजेंसी या पुलिस जब आपको आपके घर में रेड करती है, तो उसके वारंट लिए जाते हैं किसी मैजिस्ट्रेट से. तो वो मैजिस्ट्रेट्स के वारंट जाके यू शो टू द पर्सन, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और देन यू गो इनसाइड. इसमें उन्होंने एक मिस्टेक की है, या जिस तरह भी किया, या जानबूझ के, कि उन्होंने वारंट ले जाके दिखाए. डोनाल्ड ट्रंप साहब वहां पे नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो वारंट हैंड ओवर नहीं किए, उन्होंने छोड़ा नहीं, वहां पे उनको दिखा के फौरन उन्होंने वापस ले लिए वारंट. अब जो इस वक्त जो लीगल टीम है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की, दे हैव फाइल्ड द पिटीशन टू ऑब्टेन दैट वारंट. और एक बहुत बड़ी टीम लीगल जो है वो तैयार की जा चुकी है. लेकिन कंट्री जो है वो अब इस वक्त ये है कि पॉपुलैरिटी पहले ही बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त सिंपैथेटिक वोट भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब वाली साइड पे जा रहे हैं. पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लग रही है. अब मैं 2-4 चीजें लास्ट में ऐड करना चाहूंगा. इस वक्त जो हाउस के अंदर माइनॉरिटी लीडर हैं मकार्थी,
उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हम हाउस में जीतने वाले हैं। गारलैंड जो कि इस वक्त नेशनल जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल है, उनके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मेक श्योर यू कीप द डॉक्यूमेंट्स रेडी एंड मेक श्योर योर कैलेंडर इज ओपन, बिकॉज जब हम हाउस में आएंगे वो विल कॉल यू फॉर इन्वेस्टिगेशन इन द कांग्रेस। ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल गारलैंड के बारे में कहा। अब दूसरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो आई है, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने दी थी। उन्होंने कहा था कि ये वेपनाइजेशन है। और दूसरा उन्होंने एक चीज की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि आईआरएस, जो कि हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आईआरएस, उसमें रेवेन्यू सर्विसेज, इन्होंने एक बजट पास किया है पिछले दिनों में 85,000 एजेंट्स को हायर करने के लिए। 85,000 आईआरएस एजेंट्स, उनको हायर किया जाएगा और उनको छोड़ा जाएगा। यही रिपब्लिकन जो है वो एंटीसिपेशन ये है कि उनको हायर किया गया है सिर्फ रिपब्लिकन्स को निशाना बनाने के लिए, कि उनकी जाके इनकम टैक्स के ऑडिट शुरू कर दिए जाए, हरास किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि दिस इज सोशलिज्म, कि आप केजीबी स्टाइल जाके अब रिपब्लिकन्स के खिलाफ, और खासकर बार बार जो मीडिया लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट जिस तरह सीएनएन है, रिपब्लिकन्स को वो नाम उन्होंने दे रखा है डोमेस्टिक टेररिज्म का। तो उसके ऊपर फंड्स भी बहुत खर्च किए जा रहे हैं, रिपब्लिकन्स को हरासा भी किया जा रहा है। जिस तरह मैं पहले हमेशा ये अर्ज करता हूं चीमा साहब, इस वक्त डेमोक्रेसी इज गोइंग थ्रू रिफॉर्म्स इन डिफरेंट फॉर्म एंड शेप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेसीज में फ्लॉज मौजूद हैं और उसको रिफॉर्म होने की जरूरत है। इसी तरह और जो रिपब्लिकन कई जो हार्ड कोर थे गवर्नर स्टेटों के, उनका रिएक्शन आया है और उन्होंने बड़े सख्त लफ्जों के साथ इसकी मजम्मत की है। लेकिन राइट नाउ दैट इज द बिगेस्ट न्यूज। एनी चैनल यू ओपन अप, they are talking about the raid on the Mar-a-Lago. लेकिन ज्यादातर लोग, मार्को रूबियो सेनेटर हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप को डराने के लिए एक स्टेप लिया गया है, तो सो ही वोंट बिकम अ कैंडिडेट। लेकिन दिस इज वो, जिस तरह कहा जाता है आवाजें दबने से नहीं दबती है, तो फिर आपको पता है जिस लोगों की जो सपोर्ट होती है, ओरिजिनल पावर अगर देखा जाए तो अवाम के हाथों में होती है, वोट में होती है, अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए। डॉक्टर साहब, इसमें ये सारी जो आपने हमें एक एनालिसिस करके बताया और जो सिचुएशन डिस्कस की है, इसमें मुझे तो बीच में थोड़ी देर के लिए ये महसूस हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के सियासी मामला एक जैसे ही है, कि यहाँ पे भी जो ब्लेम गेम चल रही है और हालात इसी तरह हैं, जो इंटरनल की बात कर रहा हूँ। दूसरा एक डॉक्टर साहब ये बात बताएं कि जब बाइडेन साहब ने चाइना के साथ पहला डायलॉग अलास्का में किया, तो चाइनीज ने जो इंटरनल इश्यूज थे अमेरिका के, उनको डिस्कस करना शुरू कर दिया। इंडिया भी अमेरिका के इंटरनल इश्यूज को डिस्कस कर रहा है। तो ये क्या बात है? पहले तो अमेरिका दुनिया के में जाके बातें किया करता था और पिन पॉइंट किया करता था। आज दुनिया जो है वो अमेरिका के अंदर की कहानियां दुनिया से बाहर डिस्कस हो रही हैं। तो वो जो आप अक्सर एक होता है स्टेट ऑफ द यूनियन, वो जो प्रेसिडेंट जाके कांग्रेस में खिताब करता है, तो ये स्टेट ऑफ द यूनियन तो बड़ी जो है वो मुश्किल सी हालत में लग रही है। इंटरनली बहुत सारा जो डिसऑर्डर नजर आ रहा है, और लग ये रहा है कि ये डिसऑर्डर, जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये ठीक भी नहीं होने जा रहा, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें इनके साथ बैठना ही नहीं है और इनको इलेक्शन से पहले सॉर्ट आउट करें। शायद ये भी एक बहुत सारे लोग तासुर दे रहे हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ द यूनियन है और दुनिया अमेरिका के अंदर की बातें करना शुरू कर दी है, बजाय इसके कि अमेरिका दुनिया से सवाल जवाब करे और पूछे, जिस तरह अमेरिका एज ए ग्लोबल पुलिसमैन किया करता था। आप इस शिफ्ट को, ट्रेंड को देख रहे होंगे, आपको क्या लग रहा है, अमेरिकन कैसे बात कर रहे हैं इस पे? देखिए, इसके इसके इससे रिलेटेड मैं 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा। एक, अगर बिजनेस, मैं यहाँ पे बिजनेस एमबीए करता रहा हूं, तो उसमें एक चीज सिखाई जाती थी, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो देखें आप, काफी अरसे तक, जब आप, अब इस वक्त अमेरिका के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं व्हाई वी हैव टू बी नंबर वन ऑल द टाइम, why we have to lead the world all the time, why we have to be the policeman of the world, why we have to worry about the issues across the globe, why? एक ये ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है, वो ऐसा है, वो समझता था कि अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप्स को लोगों को देंगे, हमारा कल्चर उसके साथ ट्रेवल करेगा, हमारी वैल्यूज, हमारी स्ट्रेंथ और बढ़ेगी। नेफ्टा उसकी मिसाल है, बिल क्लिंटन जैसे।
फिर हिलरी क्लिंटन जैसे लोग ऐसे आए जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का नारा लगाया। जब ग्लोबलाइजेशन का नारा लगाया जाता है और ह्यूमन राइट्स को आगे रख के चीजें की जाती हैं, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी वीक हो जाती है। इनकी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त बहुत वीक हो चुकी है। देखें, इसी चीज में आपने देखा होगा कि कभी एक आवाज निकलती है कहीं से, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ शुरू हुई थी जब इन्होंने जापान के ऊपर एटॉमिक बम फेंका था। उसके बाद इनकी धाक दुनिया में ऐसी बैठी थी कि दुनिया डर गई थी कि ये नेशनल इंटरेस्ट के पीछे सारा कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सितंबर 11 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हुई, प्रीएम्प्टिव अटैक्स की बातें हुई। ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो रिलेट करती हैं फॉरेन पॉलिसी के साथ, क्योंकि अब इस वक्त जापान के एटॉमिक पावर एक्सरसाइज करने को बड़ा अरसा गुजर चुका है। और उसके बाद यहाँ पे अमेरिका के अंदर भी ये हुआ कि इन्होंने अपना अरूज देखा, डॉलर का अरूज देखा। अमीर लोगों के जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो वही हालात है इस वक्त अमेरिकन यंग टीनेजर्स की है। इस वक्त वो उनको सोशलिज्म अच्छा लगना शुरू हो चुका है। इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी अगेंस्ट ओनली वन फिलॉसफी, एक्सपेंशन ऑफ सोशलिज्म। आज अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओपनली कहते हैं कि वो है सोशलिस्ट। अब वो कहते हैं कि हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चाहिए। अब उसमें आके और दूसरा, इन्होंने अपने इंटेलेक्ट में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। इनकी सारी की सारी अगर देखी जाए 18th सेंचुरी में स्ट्रेंथ अमेरिकन क्या थी? इनोवेशन थी। ज्यादा चीजें जो इजाद होती थी वो वेस्ट में होती थी, बिलखसूस अमेरिका में। थॉमस एडिसन के बारे में पढ़े आप तो एक ह्यूज पर्सनैलिटी, मोर देन 100 चीजों के ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर कराए थे। आज क्या हो रहा है? आज कुछ भी नहीं हो रहा। आज आईवी लीग स्कूलों में एडमिशन कराने जाए तो आपको वहां पे सारे चाइनीज और इंडियन नजर आएंगे, आपको अमेरिकन वहां पे बैठे नजर नहीं आते। अमेरिकन को लगा दिया गया है, मरवाना लीगलाइज करके उसके पीछे लगा दिया गया है, हेम के पीछे लगा दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि वाई यू हैव टू वर्क हार्ड। इंटाइटलमेंट्स का बता दिया है कि घर में बैठे। अब मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। $3 ट्रिलियन अमेरिका ने जो फेंका आईएमएफ का, और इतने लार्जर स्केल पे फ्रॉड्स हुए हैं अमेरिका में इस कोविड के पैसे पे जिसकी हद नहीं है। और इसके बावजूद पैसा खत्म नहीं हुआ क्योंकि डॉलर प्रिंट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आसान तरीका इन्होंने ये देखा है कि अपना डॉलर प्रिंट करते जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कल यहाँ पे ऐड देख रहा था कि स्टेटों के पास या इंस्टीट्यूशंस के पास इतना पैसा मौजूद है कि वो ओपनली कह रहे थे कि लोगों को कि पेरेंट्स शुड कम एंड गेट द मनी फॉर देयर किड्स ट्यूटरिंग। हमारे पास इतना पैसा है, पैसा लेकर जाओ, बच्चों की ट्यूटरिंग पे लगाओ। और दूसरा, मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, अभी तक अमेरिका के अंदर जो है वो स्टिमुलस चेक्स मेल हो रहे हैं। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिस लोग घर बैठ के काम कर रहे हैं। मैं कल अगले दिन स्टेट ऑफ मैरीलैंड के एक ऑफिस में गया तो वहां पे एम्प्लॉयज सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफिस में आते हैं। तो इन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये बताएं कि, और मैं यहाँ पे आखिर इस पॉइंट पे इसे कहूंगा खासकर माइंडसेट के बारे में। इलॉन मस्क का अगले दिन, आज से कुछ 2 हफ्ते पहले एक आर्टिकल आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपैरिजन किया चाइनीज इकोनॉमी का, चाइनीज माइंडसेट का और अमेरिकन माइंडसेट का। उन्होंने कहा कि अमेरिकन दे आर लुकिंग फॉर द एक्सक्यूजेस नॉट टू वर्क। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अपने प्लांट जो इस वक्त टेस्ला के या दूसरे चाइना में है वो 24 घंटे काम करते हैं। मेरे वर्कर्स जो वहीं सोते हैं प्लांटों के अंदर ही और वहीं काम कर रहे हैं। वहां पे दे आर नॉट लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस नॉट टू वर्क। और हाउ कैन इन द फ्यूचर अमेरिकन कैन कम्पीट अगेंस्ट दैट? अब यही एक इनको जुनून सवार है अमेरिकन को, पेंटागन की हद तक या उनके अपर लेवल जो मैनेजमेंट है, कि चाइना को किस तरीके से रोकना है। और मेरे ख्याल में the way that China is growing, the way Americans they are bored, मेरा मकसद उसमें it is almost has become impossible to catch up। तो इसके लिए इनको इस वक्त वही माइंडसेट है। देखें, सियासतदान तो वही करते हैं जो कौम चाहती है, क्योंकि वोट उन्होंने देने होते हैं। तो इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी इज ऑन द रन और उसी का हिस्सा जो उन्होंने किया है। दूसरा, मैं जो आपने बिल्कुल बात कही है कि इसकी सिमिलैरिटीज बिल्कुल हमारे खान साहब के साथ ही चीजें, अगर इसको कंपेयर करें 2 and 2 को, तो हालात बिल्कुल वहां पे भी ऐसे ही हैं। खान साहब, मैंने आपका वो तज्जिया बड़े गौर से सुना, बिल्कुल आपने सही फरमाया था कि खान साहब हैज अंडरस्टूड द माइंडसेट ऑफ पाकिस्तानीज। वो बिल्कुल वही बेच रहे हैं जो पाकिस्तानी खरीदना चाहते हैं। उनको मजहब भी दिखा दिया उन्होंने गद्दारी का कार्ड भी दिखा दिया, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ सेंटीमेंट्स को भी यूज कर लिया। तो उनका टोटल इस वक्त जो उनका जोर है वो हुकूमत हासिल करने में है, मैंडेट में नहीं है। क्योंकि खान साहब ने 3.5 साल में मैंडेट डिलीवर नहीं किया,
बल्कि बिलखसूस मैं उनकी जो स्पीच उन्होंने दी है उसका मैं बिल्कुल, जो बॉटम लाइन उसमें ये थी, आखिरी में एक लफ्ज के साथ ये कहना चाहूंगा। वो किसी बाप ने लड़के से पूछा तू फेल हो गया, उन्हें कहा डैडी मैं ही नहीं फेल होया, सारे फेल हो गए। तो खास साहब की पूरी स्पीच जो है ना, उसमें उन्होंने हर एक चीज का, उन्होंने तोशा खाने का जो मुवाजना किया, तो जरदारी साहब की 2 गाड़ियों के साथ, नवाज शरीफ की गाड़ियों के साथ। शहबाज गिल पे बात आए तो उन्होंने कहा इन्होंने गाड़ा काट लिया तो की फर्क पैदा, ये वीडियो देखें, साथ विजुअल चला दिए उन्होंने नवाज शरीफ के उसूल। लेकिन मेरा जो बॉटम लाइन उस पर यह आता था, एक मैसेज है मेरे तहरीक इंसाफ के भाइयों के लिए और इमरान खान साहब के लिए, कि जरदारी साहब अबल मेरे अमर बिन मारूफ की कंपेन नहीं चला रहे। नवाज शरीफ साहब ने कभी मजहब नहीं बेचा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मरोगे तो फरिश्ते क्या सवाल जवाब करेंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप नून लीग को छोड़ोगे तो शिरक करोगे। आप खान साहब, आप ये अपने आप को, आपने 4-5 पॉइंट्स में इनका अपनी पार्टी का कंपैरिजन बिल्कुल उनके साथ किया है, तोशाखाना में, फॉरेन फंडिंग में, और आपने हर चीज में। और मैं आखिर में जो खासकर जो खतरनाक तरीन जो खान साहब ने बात की, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई कि जब मैं ईस्ट पाकिस्तान में गया, अपना कजन ब्रिगेडियर उसके पास ठहरा था मैं जाके, तो वहां पे मैं नफरतें कितनी थी। खान साहब आप क्या ये समझते हैं कि अगर आप नहीं तो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान है? वो खौफ खुदा का करें। नौज बिल्ला, आपको नहीं पता कि आपने अगले दिन ट्वीट तो शेयर की है कि मेरी माँ के चचा बैठे हुए जमान साहब वहां लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे, लेकिन खान साहब आपको नहीं पता पाकिस्तान क्या चीज है। और वो पाकिस्तान को कुर्बानियों के साथ हासिल किया गया। आई विश कि खान साहब नोज द सेंटिमेंट्स बिहाइंड हाउ द पाकिस्तान वाज अचीव्ड, लेकिन खान साहब एम्बैरेसिंग। मैं पता नहीं क्या बात है जब भी। और खान साहब दूसरी बात, आप इतने मुहब्बे वतन है, आप इतना इस सिस्टम को सपोर्ट करते तो 9 सीटों से इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? मैं समझता हूं दैट इज एंटी पाकिस्तान। मजाक है इलेक्शन कमीशन का, मजाक है इलेक्शन का, मजाक है स्टेट का, क्योंकि 8 करोड़ रुपया लगता है एक इलेक्शन, एक एमएलए सीट पर, कौम का, गरीबों का। और आपको अगर इतना पाकिस्तान से प्यार है तो इस तरह के आप गैर जमहूरी, गैर पाकिस्तानी, गैर आईनी स्टेप्स क्यों उठाने के लिए आप इतने बेताब हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तार साहब, वो मैं एक हिस्टोरियन है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, उनसे मेरी आज बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि ये जो इमरान खान साहब कह रहे थे ना कि जो मेरे दादा के जो भाई वहाँ 1930 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कह रहे थे इस शख्स का कोई नाम इस शख्स का कोई बंदा उस कॉन्फ्रेंस में नहीं था। ये बात अब आनी शुरू हो गई है। खैर इमरान खान ने देखिए डेटों में भी इन्होंने 2 ट्वीट्स की इन्होंने, एक ट्वीट तो भी रिसेंटली की, एक ट्वीट कुछ अर्सा पहले की थी। दोनों में डेटें भी गलत है। 1932 की बात इन्होंने की और एक दफा इन्होंने पहले ही बात की। लेकिन देखे ना, खान साहब इस वक्त नौज बिल्ला वो एक मजहबी पेशवा बन चुके हैं, अपने आप को पैगंबरों के साथ वो कंपेयर करते हैं, और कौम बिल्कुल एक इस ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जा चुकी है, वो कहती है कि ये तो गलती कर ही नहीं सकता। अब देखें ना, जिस तरह आपने खुद अपने एनालिसिस में ये फरमाई थी बात, कि खान साहब के सूबा सरहद के अंदर जो 9 साल का टेन्योर है, वहां पे उनको कोई गलती नजर नहीं आ रही कौम को। और दूसरा जो 3.5 साल में जो मुल्क को तबाह किया इन्होंने, उसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही। उन्हें उस्मान बुजदार भूल चुका है इस वक्त, वो बिल्कुल नहीं समझते। जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखा है अगले दिन, खास करके किस तरीके से हमारे गुजर साहब जो है गाड़ी में बिठाकर लेकर गए हैं उनको बनी गाला इंटरव्यू के लिए, और तरीन साहब के साथ क्या मीटिंग हुई, और उसके बाद वो जिस तरह उन्होंने उनको कैपुचिनो ऑफर की, तो क्या सिलसिला था। तो सारी कौम को लोग तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पता है रियलिटी का। लेकिन देखें, जब कौम की आंखें बंद, कान जो है बंद, तो उसके बाद यही होता है। और खान साहब 3.5 साल, मैं आपको ऐसे ऐसे सेंसिटिव इशू है जो खान साहब ने 3.5 साल में ब्लंडर किए हैं, जो कि कौम अफोर्ड नहीं कर सकती, नहीं कर सकती फाइनेंशियली। और खासकर इतना आइसोलेट कर दिया है आपको पाकिस्तान को इन्होंने, कि जिसकी हद कोई नहीं। कोई कंट्री, आप मुझे ये, मैं छोटी सी बात बताऊंगा, सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी खान साहब की ये है कि इन्होंने सीपैक को बंद किया। सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और ये देखें, कभी किसी से पूछा आपको कि मुराद सईद साहब और जुल्फी बुखारी साहब को चाइना वालों ने वीजा देने से इनकार कर, उन्होंने बंद, उन्होंने कहा था यहाँ पे नहीं आए। खान साहब ने सबसे बड़ी चीज जो प्लेट में रख के अमेरिकन को दी है, वो सी पैक का क्लोजर है, और मिडल ईस्ट को, दुबई वालों को तोहफा जो दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एक आखिरी बात भी आपसे करनी है, क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स पे आज हमने बात की है, उसी से मिलती जुलती बात है कि जो अमेरिकी सफीर हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में,
उन्होंने 2-4 दिन पहले इमरान खान साहब के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनसे जाके मुलाकात की और उनको 35 गाड़ियाँ भी तोहफ़े में दी यूएसएड की तरफ से। लोगों ने बड़ी तनकीद की कि गाड़ियाँ ले लेते हैं और बातें भी करते हैं। लेकिन आज एक और ब्रेकिंग न्यूज़ बाहर आई है, किसी सहाफ़ी ने खबर ब्रेक की है कि वो जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, वो सारे डेलीगेशन, अमेरिकी डेलीगेशन और जो पाकिस्तानी बैठा हुआ था, वहाँ से अमेरिकी सफ़ीर को उठा के एक और साथ वाले कमरे में ले गए और वहाँ पे जाके उसने इमरान खान की वीडियो पे जो है वो अमेरिकी सफ़ीर की बात करवाई। और अमेरिकी सफ़ीर और इमरान खान जो बातें करते रहे और इमरान खान उसके सामने गिला करते रहे कि जो डोनाल्ड लू के जो ख़्यालात थे उसको अमेरिकी हुकूमत को नहीं ओन करना चाहिए था और ये और वो। वो सफ़ीर ने कहा जी ठीक है, मेरा काम है पैगाम रसानी करना, मैं अमेरिकी हुकूमत को बता दूँगा। तो वैसे बाहर आके बातें करते हैं, उधर जाके गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, बंद कमरों में बैठ के तरले भी कर देने। तो ये तो फिर क्या मतलब, ये तो कोई ना गैरतमंद वो कौम वाली बात ना हुई कि अंदर पैरी पै जाओ कि यार हमारे साथ ऐसे ना करो और गाड़ियां ले लो और बाहर आके कहो हम बड़ी खुददार कौम है। चीमा साहब, इसके बारे में मैंने इसके बारे में बड़ा कुछ खासकर रिसेंटली स्टडी किया था। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शीरी मजारी साहबा का ट्वीट देखें, जो उन्होंने ट्वीट किया। उनकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो तोरखम जो जहां पे अमेरिकन एम्बेसडर गया, वो सड़क वहां पे 46 किलोमीटर की वॉज फंडेड बाय अमेरिका। $80 मिलियन लगा के उन्होंने वहां पे वो उसको पैसे दिए और वो सड़क को देखने गए थे। इतनी इल्फ इंफॉर्मेशन शीरी मजारी की, डॉक्टर शीरी मजारी। और उसके बाद आपके वहां वो आपकी मर्जी से गए थे, आपकी पार्टी की मर्जी से गए थे वहां अमेरिकन एम्बेसडर। और दूसरा, उसके बाद मैं ये कहूंगा, और जिस तरीके से जिस बंदे ने जॉर्ज बुश के जीतने के ऊपर नफल पड़े हैं, तो मेरा मकसद है वो एंटी अमेरिकन किस तरह हो सकता है? ये तो उनका अपना ये प्रोग्राम है उनका। ये दिस इज जस्ट द ही इज अ पावर हंग्री पर्सन। वो पावर अचीव करना चाहता है। मैंडेट ना तो उसने दिया है ना लिया है मैंडेट कभी उन्होंने। पिछली दफा एस्टेब्लिशमेंट ने जिता दिया है, इस वक्त उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट करके उन्होंने करके आगे आ जाना। और मुझे ये बताएं, चैलेंज करें ना। ये अकबर एहसान अकबर साहब को चैलेंज करते कि जी इन्होंने नफल पड़े हैं जॉर्ज बुश के। फिर ये खुर्शीद शाह को चैलेंज करें, जिन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश कहता रहा हमारे बच्चे का ख्याल रखो, हेनरी किसिंजर कहता रहा बच्चे का ख्याल रखो। फिर उसके बाद बताएं ना सादिक अली की जो कंपेन जाके अपने ब्रदर इन लॉ को सपोर्ट करते रहे लंदन में। फिर चैलेंज करें मोहसन बेग की बातों को, जिन्होंने कहा था कि E7 के अंदर जो घर है उसको अमेरिकन एम्बेसी उसका किराया देती रही। तो ये सारे डार्ट्स अगर मिलाएं, तो आप कह रहे हैं पिशावर से ये बात करते होंगे, मेरे ख्याल में तो डेली बेस पे घर से भी बात करते होंगे, क्योंकि ही हैज सर्व अमेरिका वेरी वेल। सी पैक को रोके, सी पैक एक परेशानी का। मैं अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, दे वर कंसर्न्ड अबाउट द सी पैक एंड एक्सपेंशन ऑफ चाइना। अमेरिकन्स दे वर वेरी मच कंसर्न्ड एंड इमरान खान हैज सर्व्ड देम वेरी वेल। चाइना को देखे ना, चाइना का प्रोजेक्ट था सी पैक, उनका एक रोड इनिशिएटिव, उनका एक मेजर चीज थी। खान साहब ने उसको बंद कर दिया पाकिस्तान से। खान साहब जब तक अफगानिस्तान से फौजी निकल रहे थे, सीरीना में बुला बुला के उनके खातरे करते रहे। फिर आप देखें OIC में सेक्रेटरी को बुला के मिलते रहे। और वो जब इनके मरासला इनकी जेब में था उस वक्त, जब OIC के अंडर सेक्रेटरी आई। तो ये खान साहब ने तो सिर्फ एक इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर बनने तक इन्होंने सारा एंटी अमेरिकन करना है। अगर खुदा ना खास्ता खान साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, शाम को अमेरिका के साथ मैं समझता हूं कि हो सकता है ओथ टेकिंग सेरेमनी के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर इनवाइटेड हो सकता है, क्योंकि ही इज एन अमेरिकन, ही इज वर्किंग फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट। ये तो सिर्फ एक मेरा मकसद ड्रामा है। और मैं एक और आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैंने कई दफा, क्योंकि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नजदीक था व्हाइट हाउस में और वॉशिंगटन डीसी में और स्टेट डिपार्टमेंट के आस, स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिका अलाउ करता है कंट्रीज को पॉलिटिकल स्लोगन्स और पॉलिटिकल चीजें अचीव करने के लिए एंटी अमेरिकन को। दे इग्नोर इट इवन देन अप टिल सर्टेन एक्सटेंट, क्योंकि एक पॉलिटिकल नारा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दे गो विद इट। और इन्हें पता है इस वक्त, क्योंकि खान साहब हैज सर्व्ड अमेरिका वेरी वेल। लेकिन ये कि कौम को दिखाने के लिए जिस तरह एक अमर बिल मारूफ का नारा है, जिस तरह एक गद्दारी का नारा है, बिल्कुल उसी तरह एंटी अमेरिकन एक नारा है। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। वरना देखे ना 36 गाड़ियां क्यों ली उन्होंने। और आप वहां तक बातें कर रहे हैं, वहां पे बड़े पर्सनल लेवल पे चीजें कई वहां अंदर डिस्कस हुई हैं अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, जो कि वेरी एम्बेरसिंग है। लेकिन कि
लेकिन मैं बता रहा हूं कि हालांकि अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट। इस तरीके से आप देखें कि भारत S-400 लेने के बाद, तेल लेने के बाद, ना यूक्रेन में सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, ना ही उन्होंने ताइवान में सपोर्ट किया। इन चीजों के बावजूद अमेरिका उनकी झोली में है। तो अमेरिका अमेरिका इस वक्त, मैंने आपको जिस तरह अर्ज कर रहा था कि अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट, अमेरिका नीड अ मेजर रिफॉर्म, अमेरिका नीड डेमोक्रेसी, और कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड। अगर मेरी जो अपनी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगले 5 या 10 सालों में अमेरिका और वर्स्ट हो जाएगा या रिफॉर्म करेगा, या रिफॉर्म करके बेहतर करेगा। इसके अलावा अमेरिका के पास चॉइस कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका के पास चॉइस नहीं है। थैंक यू वेरी मच शायद तार साहब फॉर हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो रेड की, और अमेरिकी पॉलिटिक्स में जो इस वक्त तकसीम है उस हवाले से, और जो अमेरिकी सफीर की इमरान खान साहब से जो फ़ोन पे बात हुई, उस हवाले से बात करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू जी, मजा, पाकिस्तान जिंदाबाद।